कौन सा आईटीआर फॉर्म है आपके लिए सही? इसी गुत्थी को हम सुलझा रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पर हमारी इस खास सीरीज में। दो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, पहला आईटीआर 1 है और दूसरा है आईटीआर 4 यानी सुगम, और हम आईटीआर 4 को ही समझने वाले हैं। वैसे आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 3 को हम डिस्कस कर चुके हैं इस सीरीज में। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन अब बात होगी सुगम फॉर्म की, आईटीआर 4 किसे भरना है, आईटीआर 4 किसे नहीं भरना है और इसे भरते वक्त क्या ख्याल रखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट विनोद रावल जी हमारी सीरीज में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद सर, हम पहुंच गए हैं सुगम में। तो सहज की बात हो गई और सहज के बाद दो पायदान ऐसे थे जो सहज से थोड़े से ज्यादा थे। नाम सुगम है पर कितना सुगम है आईटीआर 4? किसे भरना है आईटीआर 4? नमस्कार। देखिए, बिल्कुल हम सहजता से चलते चलते सुगम पर आ गए हैं। तो सहज तो नहीं है, कम से कम सुगम, तो थोड़ा रास्ता आसान बनाया गया है। तो इसमें बेसिकली जिन लोगों को ये भरना है, एक तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, तो शब्द का इस्तेमाल ठीक से कर रहा हूं, रेजिडेंट इंडिविजुअल जो रेजिडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और एचयूएफ है, उनके लिए है ये। उन जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है और उसके अलावा किसी भी तरह का आईटीआर 1 में जो इनकम थी वो आपने ले लिया, हाउस प्रॉपर्टी एक से ज्यादा है आपके पास, लेकिन उसके साथ साथ आपकी प्रिजम्पटिव स्कीम में आ गया। अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में 44AD, 44ADA एंड 44AE इन तीनों स्कीम्स में से किसी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको सुगम फॉर्म में जाना होगा। सुगम इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनके लिए आसान किया गया था प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर। तो ये है आईटीआर फॉर्म का डिस्क्रिप्शन, हु कैन यूज। अब ये प्रिजम्पटिव इनकम आपने यूज किया, थोड़ा सा इसको समझाइए। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस पर ये लागू होता है, कौन इसके तहत जो है अपनी इनकम कैलकुलेशन करेंगे? देखिए, इसके 3 पार्ट है प्रिजम्पटिव। सरकार ने जो है बिल्कुल एक ऐसी स्कीम दी कि अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं और आपका बिजनेस इस तरह का है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें दिखा देते हैं और उस पर टैक्स दे देते हैं, भले ही आपको हुआ हो या ना हुआ हो, हम इस पर नहीं मानते, लेकिन हम प्रिजम्पशन से मान लेते हैं कि ओके हुआ है, डील। तो उसके लिए ये फॉर्म दिए गए। 3 तरह की इसके अंदर कैटेगरीज बनाई गई पूरे समाज को देखते हुए और व्यापारिक जो लोग हैं जो काम करते हैं उनके लिए। सबसे पहले जो बिजनेस करते हैं, जो रिटेल ट्रेड में है, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, सिर्फ 3 चीजों को उससे बाहर रखा गया कि अगर आप किसी तरह की इंश्योरेंस की कमीशन आपको अर्न करते हैं या आप कमीशन अर्न करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है, आप इससे बाहर रहिए, बिल्कुल आपके लिए नहीं है। और दूसरा, अगर आपकी टर्नओवर ये पिछले साल तक 2 करोड़ थी, मैं बता दूं ये बढ़कर के अब 3 करोड़ हो गई है, तो 3 करोड़ तक अगर आपकी टर्नओवर है, अच्छी एक नंबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप 44AD रिटेल ट्रेड बिजनेस का आप एडवांटेज उठा सकते हैं। आप उससे जो है अपना बेनिफिट ले सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशन की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो अगर आप लीगल प्रोफेशन में है, आर्किटेक्चर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसी तरह से टेक्निकल आप कोई काम करते हैं, 6-7 कैटेगरीज जो प्रोफेशन को डिफाइन किया गया, मैं बहुत डिटेल में यहां नहीं जा रहा हूं, तो आप उसको देख करके आप अगर उसमें फॉल करते हैं प्रोफेशनल की डेफिनेशन में तो आप 44ADA एक अलग सेक्शन है, आप उसके अंदर जा सकते हैं और अपनी आय का 50% आप अगर प्रॉफिट दिखाते हैं तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं। उसके लिए जो लिमिट है, मैक्सिमम आपकी रेवेन्यू जो लिमिट है, मतलब जिसको टर्नओवर मैं कह दूं बिजनेस की भाषा में तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर आपकी, अगर मैंने कहा रिटेल ट्रेड में 3 करोड़ है तो यहां 75 लाख, लास्ट ईयर तक ये 50 लाख थी, उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। 75 लाख अगर आपकी इनकम है तो आप सेक्शन 44ADA का फायदा उठा सकते हैं। और तीसरी एक कैटेगरी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की है कि अगर आप गुड्स कैरिज का बिजनेस करते हैं और आपके पास 10 से कम ट्रक्स, तो आप सेक्शन 44AE का फायदा उठा सकते हैं और आप उसके अंदर अपनी ट्रांसपोर्ट इनकम को उसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज है। मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कितने % आपको दिखाने की जरूरत है जिससे आप उसके अंदर कर। तो बता ही दीजिए कितने % दिखाने की जरूरत है इन तीनों ही कैटेगरी में, 44AD, 44ADA एंड 44AE का आपने, राइट, ट्रांसपोर्ट से जो जुड़ा हुआ है, तो वो भी बता दीजिए। 44AD की अगर हम बात करते हैं तो 44AD में अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है
और आपकी डिजिटल इनकम है, मतलब बैंकिंग ट्रांजैक्शन से आप पैसा अर्न करते हैं, तो 6% अगर आप प्रॉफिट दिखाते हैं तो ये प्रिजम्पटिव स्कीम का आप फायदा उठा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप, मैंने कहा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अब आप कहेंगे नॉन बैंकिंग भी तो होंगी, बिल्कुल होंगी। आपका बिजनेस रिटेल है, वहां कैश काउंटर पर भी सेल होती है, तो आप उसमें 8% अगर अपना प्रॉफिट अगर आप दिखाते हैं तो आप 44AD का बेनिफिट उठा सकते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन 6%, कैश ट्रांजैक्शन 8%। ये रहा 44AD। लेकिन अगर आप चलते हैं 44ADA में, 44ADA में अगर आप जाते हैं तो जितनी आपकी ग्रॉस एसेट्स है आपको 75 लाख, और आपको उसका 50% अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं तो सरकार आपको कहीं ना कहीं छूट दे देती है, आपको प्रिजम्पटिव स्कीम में मान लेती है, आप उस पर टैक्स दे दीजिए। तीसरी कैटेगरी है 44AE, जिसमें 10 या उससे कम आपके पास गुड्स कैरिज व्हीकल्स है। उसमें जो है वेट का पहले था, वो भी उन्होंने रिमूव करके अब एक ही कैटेगरी बना दी है। तो 7,500 रुपए अगर आप पर व्हीकल पर मंथ अपनी इनकम दिखाते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपको सेक्शन 44AE में आप उसको मेंटेन अपना बेनिफिट उठा सकते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम का। ये 3 प्रिजम्पटिव स्कीम्स हमारे पास इनकम टैक्स में अवेलेबल है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो आप क्या सावधानी रखने के लिए कहेंगे क्विकली, और हम रैप अप करेंगे। देखिए, सरकार ने ये तो कहा है कि प्रिजम्पटिव स्कीम में आ जाइए, आपकी इनकम डिक्लेयर कर दीजिए। लोग गलती क्या करते हैं, मैं आपको वो गलतियां एक एक करके 2-3 गिनवा देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। पहली तो ये है कि आप अगर 50% या 6%, 8% कैटेगरी में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी टर्नओवर आपके बैंक में फिक्स डिपॉजिट पे चली गई। ऐसी जजमेंट्स आ गई हैं जो कहती है कि आपको उस पैसे को स्पेंड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मेरे पास तो 75 लाख आए, खर्च आपने एक पैसा भी नहीं किया और प्रिजम्पटिव स्कीम में आप फाइल कर रहे हो, बोले 50% पर टैक्स ले लीजिए। सरकार पूरे पर टैक्स लगा देती है क्योंकि वो कहती है कि 50% मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। तो सरकार के पास चॉइस है इस बात की। एक तो ये गलती प्रिजम्पटिव में मत कीजिएगा कि आपका, अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, पहले ओरिजिनली जो 44AD सेक्शन होता था वो मॉडिफाई हो गया है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, सरकार आपसे मांग सकती है। पहले ऐसा होता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको कैश बुक, लेजर ये सब मेंटेन करना है, भले ही सरकार आपकी प्रिजम्पटिव स्कीम में आपको ले ले। सिमिलरली ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी अपनी ग्रॉस रिसीट्स का अकाउंट बनाना जरूरी है। वो अपने स्पेंडिंग जो है, जो भी फ्यूल एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, दे हैव टू मेंटेन देयर अकाउंट। तो प्रिजम्पटिव स्कीम्स को ये मत मानिए कि ये ब्लाइंड स्कीम है, ये ब्लाइंड नहीं है, बट ओपन विद आइज है, आपके फायदे के लिए दिया गया है कि आपको बहुत ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो यहां 1, 2, 3 में आपको फॉर्म 10 डिफॉल्ट रिजीम चूज करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप ITR 4 के अंदर अगर आप डिफॉल्ट रिजीम होल्ड करना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा, शायद 3 के लिए भी है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आपको फॉर्म भरना होगा कि आई वांट टू चूज दिस, और अगर वो आप ड्यू डेट पर आपने वो फॉर्म नहीं भरा, आप टैक्स रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, आप डिफॉल्ट न्यू में चले। ठीक है, तो इन बातों का ख्याल रखिए, और एडिशनल क्वेश्चन जो पूछना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स पे लिखेगा। विनोद सर, थैंक यू सो मच हमारी इस खास सीरीज में जुड़ने के लिए। ITR 4 को हमने डिस्कस किया, कोई सवाल है तो भेजेगा, हम उसका भी जवाब लेकर आएंगे। इतना ही अभी के लिए।